तो उसके लिए टर्म यूज होगा मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो नाम से ही क्लियर है, मैक्रो लिख दिया, दैट मीन्स क्या है कि जाइंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। मैक्रो मॉलिक्यूल या इसी को क्या बोलेंगे कि बड़ा हो गया तो क्या बोला जाएगा कि जाइंट, या लार्ज मॉलिक्यूल भी आप इसमें बोल सकते हो, जाइंट मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाइंट मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग जो बात किया जाएगा, तो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा कैसे? तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल सब जब जुड़ेगा आपस में तो वही मिलकर बना देगा क्या, बड़ा मॉलिक्यूल बना देगा। कह सकते हैं कि ये सिंपल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होगा वही सब आपस में जुड़ता जाएगा और लार्ज मॉलिक्यूल बना देगा। तो ये जो जाइंट मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ेगा, जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सब होगा या मॉलिक्यूल्स, तो जनरली देखा गया एसोसिएट करेंगे एंड फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब छोटा छोटा मॉलिक्यूल सब मिलके मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे। जैसे एक ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा छोटा मॉलिक्यूल है, तो जब भी दो छोटा मॉलिक्यूल आपस में यहाँ पे जुड़ेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और जो बॉन्ड बनेगा तो पक्का है वाटर वहां से निकलेगा, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगा। तो यही कंडेंसेशन सब बनके, जैसे एक दूसरे से जुड़ा सेम इसी तरह से तीसरे को भी जोड़ सकते हैं, चौथे को भी जोड़ सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हर एक जगह जब भी बॉन्ड होगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाएगा, और वाटर वहां पे क्या होगा, रिलीज होगा। तो आप लिख सकते हो कि जब भी कंडेंसेशन होगा तो वाटर रिलीज होगा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं कि वाटर वहां पे रिलीज होता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। तो ये एक प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन। लेकिन अगर कभी लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपल बनाना हो, अगर कभी ऐसे करना हो कि लार्ज मॉलिक्यूल को ये लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते थे, तो मान लीजिए इस तरह का रिपीटेशन है, ढेर सारा रिपीटेशन है, कभी उल्टा काम करवाना हो कि इसको हमको तोड़ना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसमें वाटर देना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों बॉन्ड टूटेगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और लाइसिस मतलब होता है तोड़ना। तो वाटर को दे के या वाटर के प्रेजेंस में इसको हम लोग क्या कर दी, तोड़ दी। तो जब बनाना होगा तो वाटर रिलीज होगा, और वो प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन। और जस्ट इसका रिवर्स आएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल को अगर हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़े, जैसे ही टूटेगा तो ये छोटा छोटा, इसको भी तोड़िए तो वाटर चाहिए, इसको भी तोड़िएगा वाटर चाहिए, इसको भी तोड़िएगा तो वाटर चाहिए। ये सारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोलाइसिस। मतलब वाटर के प्रेजेंस में लाइसिस कर देना, तोड़वा देना, तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोलाइसिस। तो दो प्रोसेस यहाँ पे चलेगा, एक बनेगा तो कंडेंसेशन होगा, फॉर्मेशन होगा, वाटर रिलीज होगा, उसमें वाटर बाहर आएगा, और जब तोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। नहीं, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। हमारे बॉडी में या लिविंग बॉडी की जो बात करें, तो लिविंग बॉडी में ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो 90% मैक्रो मॉलिक्यूल ही होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 90% मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अब मैक्रो मॉलिक्यूल बना कैसे, हमारे बॉडी में बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बना कैसे? तो होता क्या है कि जब हम लोग कोई चीज़ खाए, तो खाते हैं तो कहाँ डाल देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग डाल दिए। क्या खाए थे,
तो या तो आप कार्बोहाइड्रेट खाएं, या तो आप प्रोटीन खाए हो, या तो आप लिपिड खाए हो, इवन ईटीसी लिख देता हूँ, और भी चीज हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब खाए। तो जनरली फूड में हम लोग यही सब खाते हैं। तो जब हम लोग इसको खाए, दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाला गया, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, इस कार्बोहाइड्रेट के इसके यूनिट में तोड़ देगा। और नॉर्मली अगर इसके यूनिट की बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो ग्लूकोज नहीं, इसमें तोड़ देगा। प्रोटीन को तोड़ेगा इसके यूनिट में, तो एमिनो एसिड में। लिपिड टूटेगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, आप लिख सकते हो अल्कोहल में, प्लस फैटी एसिड सब में, इसमें तोड़ दिया जाएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल खाए थे, तो जो तोड़ा गया, तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस किया गया होगा यहाँ पे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रोसेस चला, हाइड्रोलाइसिस, उसमें तोड़ दिया गया। अब जब टूटा उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, तोड़ने के बाद इसको कहाँ डाल देगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जब टूट गया था, जैसे ग्लूकोज आ जाएगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, एमिनो एसिड आ जाएगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, इवन अल्कोहल, फैटी एसिड, जो भी चीज छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटा है, वो सब कहाँ जाएगा, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम। यही सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देना। जो ये सब बना है उसको हर एक सेल तक पहुंचाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये हमारा कोई एक सेल है, कहीं का भी सेल ले सकते हैं। तो जो ग्लूकोज यहाँ पे आया था, तो इसको सेल के अंदर कर देगा, और ये जो ग्लूकोज सेल के अंदर किया गया, अब ग्लूकोज का पॉलीमर बनाया जाएगा। मतलब ये एक ग्लूकोज है, ऐसा ही दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, इस तरह से पॉलीमर बनाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजन बना दिया, ग्लाइकोजन। इवन और भी अदर एटीसी भी कर सकते हैं, ढेर सारा अलग अलग कंपाउंड बनाएगा कार्बोहाइड्रेट का। तो ये एक तरह से क्या हो गया, पॉलीमर बना दिया। अब जो पॉलीमर बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, है ना, कंडेंसेशन प्रोसेस करवा के फिर से बना लेते हैं। सेम इसी तरह से एमिनो एसिड जो आएगा, तो यूनिट वाला सेल के अंदर आएगा, और जो एमिनो एसिड आया फिर इसको भी पॉलीमर बना देगा, इस तरीके से आपस में जुड़वा देगा, और अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन और भी कंपाउंड इस तरह से। तो मैक्रोमोलिक्यूल बना दिया। फिर उसी तरह से अल्कोहल फैटी एसिड जो आएगा, फैटी एसिड सब है, ये सब आएगा, तो फिर से अल्कोहल फैटी एसिड सब जुटेगा, तो ये सब मिलके फिर से लिपिड बनाएगा। तो यहाँ का लिपिड अलग हो सकता है, ये लिपिड अलग था, और यहाँ का जो लिपिड बनेगा ये अलग है। तो कहने का मतलब, जो हम लोग कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो फूड में हम लोग खाते हैं, लेते हैं, उसको पहले डाइजेस्टिव सिस्टम उसको यूनिट में तोड़ेगा, फिर उस यूनिट चीज को सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिया जाएगा। हमारा ब्लड उसको हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करेगा, और पहुंचाने के बाद सेल अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे यहाँ ग्लाइकोजन लिख तो दिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा अच्छा है पॉलीसैकेराइड लिख देते, क्या कि जरूरी नहीं कि एक ही को बनेगा, ग्लाइकोजन ही बनता है। कुछ ऐसा भी होगा जो डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज कर लेगा, इसी को तोड़ के एटीपी बनवा लेगा, और जब एटीपी बनेगा तो एक ग्लूकोज टूट के क्या बना देगा, एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम लोग निकाल देते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा, ब्लड होते होते लंग्स में आएगा, लंग्स होते होते उसको बाहर करवा देगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो एक्चुअल में हमारे बॉडी में जो ज़्यादातर कंपाउंड है, जैसा कि बताया, हमारे सेल में जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो पॉलीमर के फॉर्म में होता है, और कह सकते हैं कि 90% पार्ट मैक्रो मॉलिक्यूल का ही। तो मैक्रो मॉलिक्यूल
हम लोगों को आज जो पहले बात करना है, आज देखते हैं पहले एमिनो एसिड, इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करेंगे। तो एक एक करके सारा मैक्रोमोलिक्यूल देखते हैं। तो आज का हेडिंग हम लोग डालते हैं एमिनो एसिड, जिसके रिगार्डिंग हम लोग को डिटेल बात करना है, एमिनो एसिड। अब यहाँ से ध्यान से समझना है, क्योंकि यह अब जो स्टार्ट हुआ ये आपके हर एक चैप्टर में यूज होगा। यहाँ से जो स्टार्ट कर रहा हो ये सब चीज़ अब आपके हर एक चैप्टर में, तकरीबन सब चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में कह सकते हैं कि लगभग हर एक चैप्टर ही कनेक्टेड है हमारा। एमिनो एसिड क्या है? वैसे तो हेडिंग को अगर तोड़ा जाए तो इस हेडिंग में दो चीज आपको देखने को मिल रहा है, एक एमिनो ग्रुप है और दूसरा एसिडिक ग्रुप है। एमीन प्लस एसिड, एमिनो ग्रुप एमीन की बात कर रहा है, एमीन, और दूसरा एसिड। तो एसिड तो आपको पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं RCOH, ये एसिडिक ग्रुप होता है। एमीन बोले तो NH2 ग्रुप, यहाँ R लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। तो ये वाला ग्रुप क्या हो गया? एमीन ग्रुप। तो एमीन प्लस एसिड है ना, अगर R कंफ्यूज कर रहा है तो आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एमीन प्लस एसिड, एमीन और एसिड मिलाएंगे तभी जाके क्या बनेगा? एमिनो एसिड। मतलब कोई एक एमिनो एसिड को अगर बनाया जाए तो जैसे ये कार्बन है और 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, एक साइड एमीन को आप जोड़ दीजिए तो यही एमीन ग्रुप जुड़ गया। नहीं, ये कौन सा ग्रुप है? एमीन ग्रुप। और एक साइड एसिड ग्रुप को जोड़ दीजिए तो आपको पता है एमीन प्लस एसिड क्या बन गया? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड यही है, लेकिन क्या है कि कुछ न तो हाइड्रोजन भी तो कम से कम डालेंगे, क्या कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो सामने लिखा हुआ ये क्या है? एक एमिनो एसिड है, तो ये एक एमिनो एसिड हो जाता है। ये जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड क्या होता है? ये यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है? प्रोटीन का। एमिनो एसिड की जो बात करते हैं तो आप लिख सकते हो एमिनो एसिड आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। मतलब एमिनो एसिड क्या है? बेसिक यूनिट है किसका? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का बेसिक यूनिट जो होता है एमिनो एसिड ही होता है। और प्रोटीन की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे सेल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन आर द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रोटीन्स आर द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किसमें? प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है कहाँ पे? तो सेल का, इन सेल। या लिविंग भी लिख सकते थे, नहीं, तो लिविंग में प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हमारे बॉडी में प्रोटीन की बात करें तो हजारों टाइप का, सैकड़ों भी बोलो तो गलत नहीं है, हजारों भी बोल दो तो गलत नहीं, इवन आपकी मर्जी, आप लाखों भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन ढेर सारा होता है। तो लाखों प्रोटीन कैसे बना, तो उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि प्रोटीन जो टर्म दिया हुआ है, प्रोटीन जो हम लोग करते हैं, तो ये मोडलर का टर्म दिया हुआ है। प्रोटीन टर्म गिवन बाय मोडलर। ये जो प्रोटीन टर्म मैंने यहाँ लिखा, टर्म प्रोटीन गिवन बाय मोडलर। किसने दिया? DER।
इन्होंने ही प्रोटीन टर्म दिया। प्रोटीन टर्म, प्रोटीन टर्म जो आया है ये ग्रीक से आया है। ग्रीक में एक टर्म आता प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है रैंक फर्स्ट, नंबर वन। नहीं तो प्रोटीन टर्म कहाँ से आया? तो ग्रीक वर्ड से आया। प्रोटीन टर्म प्रोटियोस से आया। टर्म प्रोटीन comes from Greek word proteus। प्रोटियोस का मतलब होता है रैंक फर्स्ट, मतलब एक नंबर पे, एक नंबर पे जो रखा गया है, किसको रखा गया है? प्रोटीन को रखा गया। वैसे भी बताया कि सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन याद हो, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन बताया गया था, अगर ध्यान में हो तो, आरबीसी का मेम्ब्रेन। तो रैंक फर्स्ट, तो प्रोटीन को जो है, प्रोटीन कहाँ से आया? प्रोटियोस, ग्रीक वर्ड है। प्रोटियोस का मतलब ही होता है रैंक फर्स्ट, मतलब नंबर वन। तो सबसे नंबर वन पे रखा जाता है ये। एमिनो एसिड की जो बात कर रहे हैं हम लोग, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन सेल। ऐसे तो 20 लिखना आप गलत हो गया है, 21 लिखना चाहिए था, लेकिन अभी भी आपका एनसीईआरटी जनरली क्या बात करता है? 20। लेकिन ध्यान रखिएगा 20 और 21, अगर 21 ऑप्शन में रहे, चार ऑप्शन दिया है कितने तरह का एमिनो एसिड है, उसमें 21 रहे तो 21 ही मारेंगे, और न रहे 21 तब जाएगा 20 आंसर। तो होता तो है 20, पुराना डेटा यही है, तो 20 टाइप, तो इसीलिए 20 ही लिखा हुआ। लेकिन आजकल क्या हो गया है? +1, तो 20 + 1 की बात करेंगे तो 21। बोलिए, कुछ बोल रहे? दोनों नहीं देगा, दोनों रहेगा तो 21 मारना। हाँ, एनसीईआरटी हमेशा यही लिखता है। देखिए, नीट में तो एनसीईआरटी ही सही मान के चलेगा, 20 ही मानिए, है ना? तो ये अब देखो इसमें क्या है, 20 तरह का जो है, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड जो है, तो इसको चेंज किया गया, बांटा गया। तो कैसे बांटेगा? तो सामने देखिए ये एक एमिनो एसिड लिखा हुआ है। एमिनो एसिड कोई भी होगा, ये ग्रुप फिक्स है, एमिन और एसिड, नाम ही एमिनो एसिड, एमिन और एसिड तो रहना ही रहना है, और एक हाइड्रोजन भी फिक्स होता है। ये तीन ग्रुप चेंज नहीं होता है, केवल चेंज क्या होगा, एक ग्रुप को क्या कर दीजिए चेंज। अगर मैं यहाँ आर लिख दूं तो आप लिख सकते हैं वेरिएबल है, आर ग्रुप को चेंज कर करके हम लोग चाहे तो 20 तरह का एमिनो एसिड लिख सकते हैं। कैसे, जरा सा उस पर बात करते हैं। तो जो एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक साइड एमिन तो होना ही है, बिना इसका तो एमिनो एसिड आएगा नहीं, और दूसरा साइड एसिड, और H ये कांस्टेंट है। चेंज करेंगे केवल आर ग्रुप को, इसको केवल चेंज किया जाएगा। आर ग्रुप को चेंज करके 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड लिखा जा सकता है। इसीलिए बुक सब में ऑथर लोग क्या किए, आर ग्रुप के बेसिस पे एमिनो एसिड को क्लासिफाई कर दिए, बांट दिए। इसके बेसिस पे इसका जब क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, तो एमिनो एसिड को 5 भाग में बांटा गया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। किसको? एमिनो एसिड।
पहला जो एक ग्रुप बनाया गया था इसमें नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप, क्या बोला गया था? नॉन पोलर ये नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। एलिफेटिक नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। एक ग्रुप इस ऐसा बांटा गया। दूसरा जो फिर इसमें डिवाइड किया गया जिसको बोला गया एरोमेटिक आर ग्रुप। सेकेंड वाले को जो बांटा गया था क्या बोला गया था? एरोमेटिक। तीसरा ग्रुप जो इसमें बांटा गया पोलर अनचार्ज आर ग्रुप। चौथा जो इसको फिर बांटा गया पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप। पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप में बांटा गया था। और जो फाइनल बांटा गया था निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप। तो 5 ग्रुप में इसको बांट दिया गया। एमिनो एसिड को बांटा गया है 5 ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप को डिवाइड करता गया और बांटता चला गया। तो पहला क्या बांटा कि देखो ये 3 तो फिक्स है, यही आर ग्रुप है, इसी के बेसिस पे बांट रहा है, तो इसको खाली चेंज करना है। तो इसको चेंज करेंगे तो कैसा होगा? नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप, दूसरा एरोमेटिक आर ग्रुप, तीसरा पोलर अनचार्ज आर ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप और निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप। तो यहाँ पे जो बांटा गया नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप, तो नाम देखिए नॉन पोलर मतलब पोलर नहीं है, नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है? एलिफेटिक, कि कैसा कंपाउंड होगा? एलिफेटिक कंपाउंड है। तो अभी क्वेश्चन है कि सर क्या एलिफेटिक, तो उसको बताने से पहले यहाँ देखिए एक चीज और, एरोमेटिक आर ग्रुप मतलब कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक में 2 ही तरह का कंपाउंड होगा, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। एरोमेटिक की जो बात करें, एरोमेटिक होने के लिए 3 उसमें रूल है, लॉ। रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो भी प्लेनर रिंग, एक प्लेन में रिंग होना चाहिए, पहला लॉ उसका। दूसरा पाई बॉन्ड का मूवमेंट भी होना चाहिए उसमें, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और तीसरा हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। अगर ये 3 बात है तो उसको बोलते हैं और कौन सा? और एरोमेटिक, उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। और ये 3 बात फॉलो नहीं कर रहा है तो उठा के कहाँ लगा देना है? एलिफेटिक। क्या क्या बताया? एरोमेटिक होने के लिए 3 बात याद रखना है। एक रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे हल्का सा एक आइडिया दूं एरोमेटिक का, तो बेंजीन आपको पता होगा, बेंजीन तो ये रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग प्लेनर भी है, एक ही प्लेन में है। बेंजीन में ऐसे लिखो, बताओ कौन सा स्ट्रक्चर सही है? बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर सही है, ये कि ये? दोनों बेंजीन का ही है। दोनों क्यों आप बोले सही है? क्योंकि ये पाई बॉन्ड मूव करता रहता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता रहता है। अभी ऐसा था अब ऐसा बन गया, फिर अब ये मूव करेगा तो चेंज होता रहता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता रहता है। तो ये भी कि पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन मूवमेंट होता रहेगा। तो एक ये भी कंडीशन। तो पहला है रिंग स्ट्रक्चर, दूसरा पाई बॉन्ड का मूवमेंट, और तीसरा हक्कल रूल। तो हक्कल रूल केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे आपको, 2n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा है। हाँ वो देख लीजिएगा, सर बताएंगे आप।
बस मुझे पता है हकल रूल फॉलो होना चाहिए। ये 3 बात अगर फॉलो कर रहा है तो वो किस में उठ के आ जाएगा, एरोमेटिक में। और ये 3 फॉलो नहीं कर रहा है वो किस में चला जाएगा, एलिफेटिक में चला जाएगा, एलिफेटिक। दूसरा पोलर और नॉन पोलर जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ पोलर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉन पोलर। तो आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 से ऊपर गया तो पोलर हो जाता है वो, बताया था ना। तो जहाँ डिफरेंस ज्यादा है तो पोलर, नहीं है तो नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर, पॉजिटिव निगेटिव आपको समझ में ही आ गया होगा कि चार्ज आर ग्रुप पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला आर ग्रुप, कोई ना कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला रहेगा तो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। इसी आधार पे इसको बांटा गया। जैसे देखिए अभी अब थोड़ा और अंदर घुसेंगे तो और क्लियर होगा। तो पहला लेके आगे बढ़ते हैं, ये 1 नंबर है, इसको 2 नंबर 3। तो सबसे पहला देखते हैं कौन सा, नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में टोटल 7 एमिनो एसिड आता है, एरोमेटिक में 3 आएगा, पोलर अनचार्ज आर ग्रुप में 5 आएगा, इसमें 3, इसमें 2, टोटल कितना हो गया 20 एमिनो एसिड। तो ये 20 एमिनो एसिड की बात करेंगे तो 7 एमिनो एसिड। तो पहला जा रहे हैं हम लोग नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। तो आप इसको तोड़ भी सकते हो, इसका टर्म तोड़ोगे तो क्या टर्म टूटेगा, एक टर्म क्या आ रहा है, कैसा होना चाहिए, नॉन प्लस पोलर, दोनों को मिला दे तो पोलर नहीं है। और तीसरा बात क्या बोल रहा है, एलिफेटिक। एलिफेटिक जहां लिख दिए इसका मतलब है कि एरोमेटिक नहीं है, तब तो एलिफेटिक है। और किसकी बात हो रही है, आर ग्रुप का। तो यहाँ पे जो है तो क्या क्या बोल रहा है, नॉन पोलर नहीं है, पोलर, और क्या बोला कि एलिफेटिक कैसा है, पोलर नहीं है लेकिन कंपाउंड कैसा है, एलिफेटिक कंपाउंड आर ग्रुप का। तो नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप, नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में कौन कौन सा एमिनो एसिड आता है देखिए। तो हम लोग जो पहला बता रहे हैं किसका, नॉन पोलर, पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। जैसा कि मैंने बताया टोटल 7 एमिनो एसिड इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, 7। कौन कौन सा आएगा 7 में, पहला नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप के अंतर्गत ग्लाइसिन आता है। क्या आएगा, ग्लाइसिन, जिसको हम लोग सिंपलेस्ट एमिनो एसिड भी बोलते हैं। ग्लाइसिन के बाद दूसरा इसमें आएगा एलानिन, तीसरा इसमें आता है प्रोलीन, चौथा इसमें आएगा वैलिन, ल्यूसिन, फिर आएगा आइसोल्यूसिन, और फाइनली आएगा मिथ्योनिन। आपको नाम याद रखना पड़ेगा सारा। क्या क्या बताया, नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में क्या क्या आता है, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनिन। टोटल कितना है 7। याद रखने का ट्रिक है, जी फॉर गाय, ए फॉर एंड, पी फॉर पिग, गाय एंड पिग भी लेना इस माह में, गाय एंड पिग भी लेना इस माह में। अगर आपको एक लाइन याद है, सेंटेंस याद है, तो आपका यहाँ का क्वेश्चन बन जाएगा, नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। नहीं तो मैं भी वैसे ही याद रखा हूँ। तो गाय से ग्लाइसिन याद है, एंड से एलानिन, पिग से प्रोलिन, भी से वेलिन, लेना से ल्यूसिन, इस आइसोल्यूसिन माह में मिथ्योनिन। तो ट्रिक है गाय एंड पिग भी लेना इस माह में।
इस ट्रिक से आपको ये याद है। बायोलॉजी में तो मुझे केवल नाम से मतलब, नाम से मेरा बायो का काम बन जाएगा, लेकिन क्या है कि ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। और जब केमिस्ट्री में जाइएगा तो फिर बिना स्ट्रक्चर का काम ही नहीं बनेगा। और कुछ कॉन्सेप्ट और भी है जहाँ पे स्ट्रक्चर दे दूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बना तो रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट खींचेंगे, क्या कि बहुत जगह है, बहुत केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे भी नहीं आपको, बोलेंगे बायो में आप लोग पढ़ लिए होइएगा इस चैप्टर, तो वहाँ पे फिर बच्चे का छूट जाता है। जैसे ग्लाइसिन लिखना है, तो जैसा कि मैंने बताया कोई भी अमीनो एसिड लिखेंगे तो 3 बात तो फिक्स कर देना है। क्या फिक्स करना है? NH2 एसिड H, इसमें तो कोई चेंजेज ही नहीं, केवल चेंज क्या करना है? R ग्रुप। तो यहाँ पे जो R ग्रुप लिखना है, अगर आप इसमें लगा दिए हाइड्रोजन तो यही हो गया ग्लाइसिन, यही है ग्लाइसिन। तो R ग्रुप में क्या लगा? हाइड्रोजन, चेंज किए तो। ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट एमिनो एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। अब एक है कि स्ट्रक्चर बनाया तो आपको पता चलेगा सिंपलेस्ट क्यों है, अगर ना बनाता तो रट्टा मारना पड़ता, मैं बोलता कि याद कर लो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या होता है, तो ग्लाइसिन। लेकिन क्वेश्चन ये है सर क्यों सिंपलेस्ट, क्या इसको आप सिंपलेस्ट बोल रहे हैं? क्योंकि आर ग्रुप में देखिए सबसे छोटा आर ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन से छोटा आर ग्रुप बता दीजिए, मैं उसको लगा दूंगा, तब उसको सिंपलेस्ट बोलेंगे। तो हाइड्रोजन से छोटा कोई ग्रुप ही नहीं है, अभी तक तो पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन से छोटा कोई ग्रुप ही नहीं, इसीलिए सबसे छोटा ग्रुप है, इसीलिए क्या नाम पड़ा? सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। तो स्ट्रक्चर बताएं तो ये आसान हो गया कि सिंपलेस्ट होता है। तो क्यों सिंपलेस्ट है? क्योंकि आर ग्रुप इसका सबसे छोटा है ना। एक इसमें आएगा, आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर बताता हूँ। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा हो और चारों बॉन्ड अगर अलग अलग हो, अलग अलग हो, जैसे इसमें X, इसमें Y, इसमें W, इसमें कुछ भी ले लो, X Y Z कुछ भी, अगर चारों ग्रुप अलग अलग हो तो ऐसे कार्बन कंपाउंड को कायरल बोला जाता है, पता है ये बात? उसको क्या बोला जाता है? कायरल। चारों ग्रुप अलग अलग हो तो कायरल। कायरल कंपाउंड में एक पॉजिटिव चीज है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरल कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे ये चारों ग्रुप अलग अलग है तो इसको क्या बोलेंगे? कायरल। कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव का? अब उसको भी समझना पड़ेगा, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है क्या? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि अगर लाइट को गुजारा जाए उससे, कैसा लाइट? तो प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट। अब फिर दिमाग में आएगा क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट, तो उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं, प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारा जाए, जैसे मान लीजिए ये लाइट ऐसे है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इससे अगर गुजारा जाए इस लाइट को, तो जो लाइट निकल के आएगा तो या तो इधर मुड़ा रहेगा, नहीं तो इधर मुड़ जाएगा, कहीं ना कहीं वो टर्न रहेगा, या तो लेफ्ट साइड मुड़ेगा या राइट साइड, तब जाके उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या मतलब? इसको एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे जैसे प्लेन पोलराइज लाइट बनाना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कोई भी बल्ब एक ले लीजिए, बल्ब फिलामेंट वाला ही ले लो, तो लाइट कोई भी होगा तो वो बिखरा पड़ा रहेगा, सब डायरेक्शन में रहता है लाइट, चारों साइड बिखरा पड़ा। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है पोलरीमीटर, पोलरीमीटर। पोलरीमीटर से अगर लाइट को आप गुजार दीजिए, हर एक लाइट को ये क्या करेगा? एक डायरेक्शन में ला देगा। मान लीजिए ये मैं वाई एक्सिस में ले आया, जरूरी नहीं कि हमेशा वाई एक्सिस में ही लाइट को लाए, एक डायरेक्शन में लाया, तो इसी को बोलता है प्लेन पोलराइज लाइट। इसी का नाम क्या है? प्लेन
पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, शॉर्ट में पीपीएल। ये प्लेन पोलराइज लाइट। आप ले लो ग्लूकोज, आप क्या काम करो, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और इसमें डाल दीजिए ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज पढ़ाया नहीं हो, लेकिन डाल दीजिए इसमें ग्लूकोज, और ये लाइट को इससे पास करवा दीजिए, इस टेस्ट ट्यूब से इस लाइट को निकलने दीजिए। जैसे ये लाइट निकलेगा, अगर ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है तो देखो, पहले तो हम ग्राफ बनाने के लिए एक एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सारा लाइट किसमें है, वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। अगर ग्लूकोज लाइट को मोड़ दे, अगर दायां मोड़ दिया, लाइट मुड़ गया, तो इसी को बोलता है डी, डेक्स्टो रोटेटरी, डेक्स्टो, डी दाहिने मोड़ दिया। अगर बाएं मोड़ दिया तो इसको बोलेगा एल, डी और एल, ठीक। अगर लाइट नहीं मुड़ा तो बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, जो भी कंपाउंड इसमें एक्स वाई जेड जो भी लिया ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर मोड़ दिया, जैसा कि मैंने मोड़ा है, क्योंकि ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो मोड़ दिया, तो जैसे मोड़ दिया लाइट तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसीलिए देखिएगा हम लोग क्या खाते हैं, डाबर ग्लूकोज डी, ग्लूकोन डी, डी ग्लूकोज। जब भी लाने जाइएगा तो यही देगा, देखिएगा उसमें बड़ा सा डी लिख ले रहेगा। दैट मीन्स कि वो लाइट को किधर मोड़ रहा है, दाहिने साइड में मोड़ रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जो कायरल कंपाउंड होता है ना, कायरल, अगर कार्बन कायरल है, चारों बॉन्ड, चारों इधर इधर का जो है ग्रुप अलग अलग है, तो देखा गया कि वो कायरल होता है। कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें दो फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, एक डी और दूसरा एल। डी नहीं तो एल, दो में से एक, दो फॉर्म मिलेगा, मतलब डी फॉर्म और एल फॉर्म, इस तरीके से मिलेगा। जैसे ग्लूकोज में ग्लूकोन डी, ये सब बताया। लेकिन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, या जो डायबिटिक वाले लोग खाते हैं, डायबिटीज नहीं, शुगर फ्री जो आता है, आज मार्केट में जाइएगा देखिएगा शुगर फ्री, कोई भी मेडिकल दुकान पे जाइएगा, कहिएगा शुगर फ्री एक बार दिखाइए डब्बा उसका, देखिएगा उसमें बड़का सा एल लिख ले रहे हैं। तो शुगर है लेकिन उसमें एल, तो एल वाला खाता है। डायबिटिक पेशेंट कैसा ग्लूकोज खाता है, एल ग्लूकोज। हम लोग कैसा खाते हैं, डी ग्लूकोज, है ना। तो उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, तो वो सब बात की बात है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ ऑप्टिकली एक्टिव कौन है और नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम सेम है, तो ये कायरल नहीं है, और कायरल नहीं है तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है तो इनएक्टिव है। तो ये ग्लाइसिन कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, मतलब ग्लाइसिन डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में आपको नहीं मिलेगा, है ना, ये डी और एल में नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया ग्लाइसिन के बारे में। एलानिन पे आइए, अगर एलानिन आपको लिखना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे, एक साइड एमीन, दूसरे साइड एसिड। जरूरी नहीं कि मैं बार बार एमीन यहाँ लिख रहा हूँ तो बाएं ही लिखना है। चार बॉन्ड में कोई भी एक बॉन्ड आप एमीन बना दीजिए, कोई भी एक बॉन्ड एसिड बना दीजिए, है ना, और कोई भी एक हाइड्रोजन। तो मैं हाइड्रोजन जनरली आदत है मेरा कि एमीन एसिड, तो लेफ्ट राइट करके लिख लेते हैं, बच्चे को समझाने में आसानी होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, एसिड उधर भी लिखा जा सकता था, एमीन इधर भी, क्या कि अब ये है 3D कॉन्फ़िगरेशन है, तो कौन किधर घुमा हुआ है, ये ऐसे भी मुड़ सकता था, ऊपर नीचे भी मुड़ सकता है। इसको अगर मोड़ो तो मालूम चलेगा ये वाला एच ऊपर है, वो एच नीचे, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। तो कहीं भी लिखिए लेकिन सही लिखना है। तो फिर यहाँ पे आर ग्रुप, तो ये तो जनरल हो गया, जनरल फार्मूला एमिनो एसिड का, लेकिन मुझे लिखना है एलानिन। एलानिन में फंक्शनल ग्रुप जो आके यहाँ पे बाइंड करता है वो होता है CH3, मिथाइल ग्रुप, सामने में एलानिन। अब एलानिन लिख दिए तो जरा गौर कीजिए, चारों अलग अलग है कि नहीं है। अगर अलग अलग है तो पक्का है ये कैसा है, कायरल कंपाउंड, जिसपे स्टार से डिनोट किया जाता है जनरल, और कायरल है मतलब ऑप्टिकली
एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको ये मिल जाएगा डी एलानिन, एल एलानिन। अगर आपको बैक्टीरिया का सेल वाल याद हो, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ था, तो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो बना हुआ था, तो उसमें जो पेप्टाइड, जो प्रोटीन वाला डी और एल वाला ढेर सारा आया था, डी एलानिन, एल ग्लूटामिक एसिड, ऐसे करके कुछ कुछ आया था, डायमिनो पामेलिक एसिड, याद आ रहा है? 3 नंबर वाला एमिनो एसिड डायमिनो पामेलिक एसिड, राइट। एल लाइसिन, याद आया? तो ये सब इस तरह से, और कुछ कुछ उसमें आते रहता है इस तरह से। तो ये तो हो गया एलानिन के बारे में बात। 3rd नंबर एमिनो एसिड है प्रोलीन। तो प्रोलीन भी लिखना है तो एमिनो एसिड तो लिखना ही पड़ेगा, बिना उसका तो होगा नहीं। लेकिन प्रोलीन में क्या हो जाता है, रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, प्रोलीन में रिंग बन जाता है, नहीं रिंग बनेगा। तो रिंग जो बनेगा किसके किसके बीच बनता है, आर ग्रुप के बीच और NH2 के बीच रिंग फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो मतलब हाइड्रोजन और एसिड अलग अलग अपना रहेगा। तो आपकी मर्जी, आप एक साइड दिखा दो एसिड है भाई, एक साइड हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। तो एक साइड एमीन NH2 ग्रुप जो लिखते हैं हम लोग तत्काल में NH2 ऐसे लिख देता हूँ, या डायरेक्टली लिख, नाइट्रोजन रहने देता हूँ, और आर ग्रुप लिखना है। तो आर ग्रुप में यहाँ पे क्या होता है, CH2 CH2 CH2, यही आर ग्रुप है। लेकिन होता क्या है, ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है। अब इसके साथ अगर कंबाइन कर गया, और मैं पहले से अगर H2 यहाँ लिख के रखता, H2, तो कितना बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड एक ही सूरत में बनाएगा जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर चार्ज नहीं होगा पॉजिटिव, मान लीजिए आपका मन नहीं है पॉजिटिव चार्ज देने का, सर नहीं मन नहीं है, तो मन नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन की जगह आप 1 हाइड्रोजन हटा दीजिए, अब चार्ज का जरूरत नहीं। नाइट्रोजन यहाँ 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर चौथा बॉन्ड बना रहा है तो उसके पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों होगा डेवलप, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, बात तो सही है, लेकिन चार्ज क्या डेवलप, चलिए अलग से बता देता हूँ। जैसे देखो नाइट्रोजन N7 लिखते हैं ना, N7 का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कितना है 7, प्रोटॉन कितना है 7, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कोई चार्ज नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p 2p 6 लिख दें यहाँ, 3 ना, तब ना 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 3 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1s घर पूरा है तो इसको भूल जाइए, 2s वाले को लिखिए 2s, और 2p को लिखिए, तो p में 3 घर होता है, आपको पता होगा, px py pz, 2px 2py 2pz, और यहाँ 2s। इसमें क्या गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो, इसमें क्या गो 1 2 3, कितना इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, 3 ही चाहिए बैलेंस पूरा करने के लिए, इसीलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन था नाइट्रोजन पे चार्ज डेवलप कैसे हो गया, तो नाइट्रोजन पे चार्ज का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 7 की जगह यहाँ पे क्या होगा, और अगर 6 होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अब्सेंट रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से था और एक अब्सेंट है। अब अब्सेंट है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये भी तो एक बॉन्ड बना लेगा। इसीलिए जब भी 4 कहीं दिखे नाइट्रोजन में तो याद रखना है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज देना जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं लिख रहे और 4 बॉन्ड बना दिए तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, गलत हो गया, समझे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 तरीके से इसका लिखा था कि एक तो ये ऐसे भी है, अब सही है, और अगर आप चाहते कि नहीं 2 हाइड्रोजन हमको सर यहाँ दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव चार्ज तब दिखाना पड़ेगा। ये जो प्रोलीन है ये रिंग फॉर्म हो जाता है। एक्चुअल में ये जब कार्बन बन रहा था तो कार्बन जहाँ 3 आएगा ना, 2 से ऊपर जाने लगता है तो रिंग फॉर्मेशन, आपको पता होगा ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा कि लीनियर स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर में कौन स्टेबल ज़्यादा होता है, रिंग वाला। तो स्टेबिलिटी, दुनिया का कोई भी चीज़ स्टेबल होना चाहता है, तो जब उसको मौका मिलेगा तो रिंग फॉर्मेशन कर ही देगा, आप मौका दीजिएगा तो रिंग फॉर्मेशन कर देगा। तो जनरली देखा गया प्रोलीन में रिंग फॉर्मेशन होगा, लेकिन रिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा डिस्टॉर्टेड होगा,
प्रोलीन में यही रिंग फॉर्मेशन के कारण जिस जगह प्रोटीन में प्रोलीन आ गया और वो भी लगातार आ गया, प्रोलीन 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 लगातार अगर आ जाए प्रोलीन, तो प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है, रिजिडिटी हो जाता है, काहे रिंग आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी उसका कम हो जाता है ना। तो प्रोलीन अगर कंटिन्यूअस आ जाए तो वो रिजिड बना देगा। तो प्रोलीन हेल्प इन रिजिड कॉन्फ़िगरेशन, किसमें हेल्प करेगा, कॉन्फ़िगरेशन को मजबूत बनाने में या रिजिड बनाने में, हेल्प इन रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें फिर क्या करेगा, प्रोलीन हेल्प करता है। क्लियर। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, एक्टिव हो जाएगा, है ना, एक्टिव ना होगा कि ये आर ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, अलग बात है, ये दोनों बॉन्ड हो गया है, लेकिन ये दोनों ग्रुप अलग अलग लेना होगा। तो चारों अलग है तो कायरल है, और कायरल है तो फिर वही ऑप्टिकली एक्टिव, या तो दाएं या नहीं तो बाएं मोड़ेगा, दाया मोड़ा तो डी, बाएं मोड़ दे तो एल। तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, किसमें, प्रोलीन की जो बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो 3 हो गया, कौन कौन सा हुआ, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन। वेलिन लिखना हो, वेलिन, तो देखिए मोस्टली एमिनो एसिड जो लिखाता है ना, इसी से लिखाता है, एलानिन से, ऑलमोस्ट सारा एमिनो एसिड। एक ग्लाइसिन को छोड़ दीजिए तो बाकी तो खुद एलानिन है ही, उसके बाद जितना भी लिखेंगे तो देखो यहाँ CH3, तो यहाँ भी CH2 ना है, क्या कि आगे लिए है इसीलिए 2 है, अगर आगे नहीं रहता तो CH3 ही तो रहता। तो वेलिन भी लिखना है तो एलानिन आपको लिखना आना चाहिए। तो जैसे एलानिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर से, तो क्या लिखेंगे, एक साइड एमीन, दूसरे साइड एसिड, यहाँ H और यहाँ CH3 अगर लिख दे तो अभी क्या लिख दिया, एलानिन। लेकिन याद रखने का तरीका है, वेलिन तो भाला बना दीजिए, नोकीला बना दीजिए, और यहाँ लिख देना है CH3, यहाँ भी क्या लिख देना है, CH3। तो अब यहाँ बॉन्ड वायलेशन हो चुका है। तो कार्बन का कै गो बॉन्ड होता है, कार्बन कै गो बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड, तो 4 ही बॉन्ड चाहिए ना, अभी तो 3 है, तो एगो हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पे, बना 4, यही हो गया वेलिन। ल्यूसिन लिखना है, ल्यूसिन नहीं, L4 ल्यूसिन, L4 लाठी, तो भाला में एगो लाठी लगा देना, लेकिन उल्टा लाठी लगाना पड़ेगा। जैसे ल्यूसिन लिखना है, देखो, अच्छा ये भी देखो, इसके बाद ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये ग्रुप अलग, ये अलग अलग, ये को छोड़ दीजिए ना, बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। किसको छोड़ के, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ दीजिए तो बाकी अब सब में बोलने का जरूरत नहीं है, कहा कि चारों ग्रुप अलग अलग होगा, आर ग्रुप अलग होगा तभी तो नया एमिनो एसिड आएगा, आर ग्रुप को चेंज करेंगे तभी तो नया एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जहां आर ग्रुप चेंज करेंगे, 3 को तो फिक्स है ना, तो सब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है एक को छोड़ने के बाद। तो ल्यूसिन, ल्यूसिन में क्या बोले, लाठी लगा देना है, देखो लगा रहे हैं लाठी अभी, NH2 एमीन एसिड H, इतना तो लगाना ही है। सेम यही चीज लिखाएगा, एक्स्ट्रा एक CH2 लिख के, एक क्या करना है आपको, CH2 एक्स्ट्रा लिख दो, CH2, बाकी सेम यही उतार दीजिए आप, CH, CH3, CH3। तो आर ग्रुप को जनरली रेड से लिखे तो यहाँ भी रेड कर देते हैं, CH, CH3 बन गया। देखो कितना आसान है, वेलिन आइए वो CH2 एक्स्ट्रा कर दिए, बन गया ल्यूसिन। आइसो ग्रुप बनाना है, बहुत बच्चे को आता भी होगा केमिस्ट्री में, इसको उठाइए और इसको यहाँ पे लिख दीजिए, यही हो जाएगा आइसोल्यूसिन। कुछ चेंज नहीं करना है, खाली पोजीशन चेंज, नहीं आइसोल्यूसिन लिखना है तो आपको क्या करना है, बाकी तो सेम, एमीन एसिड H, क्या बोला, इसको जगह पे लिखना है तो यहाँ CH2 नहीं CH लिखाएगा, क्या कि वो ऊपर चला गया, तो क्या लिखाएगा CH, और एक CH3 हम इधर लिख देते हैं, इस साइड में, इस साइड लिख देते हैं CH3, और इसके नीचे क्या आएगा CH, और उसके नीचे क्या आ जाएगा CH3, तो ये CH2 हो जाएगा ना, बन गया सॉल्यूशन। नहीं, और फाइनली मिथ्योनिन,
याद होगा शुरू में ही बताया था, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथ्योनिन और सिस्टीन। तो मिथ्योनिन कैसा है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो सल्फर तो आएगा ही आएगा आर ग्रुप में। तो अगर आपको लिखना है यहाँ पे, तो देखिए क्या लिखेंगे, एमीन एसिड एच, आर ग्रुप लिखना है, आर ग्रुप लिखना है। तो आर ग्रुप में आपको क्या करना है, CH3 अगर लिख दूं तो क्या हो गया, फिर ये एलानिन लिखा गया, लेकिन हमको तो आगे भी लिखना है। तो यहाँ आपको करना है CH2 फिर CH2, दो गो आया, एक तो बीच में सल्फर डाल दीजिए और फाइनली लिख दीजिए CH3। यही हो गया क्या, मिथ्योनिन। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कायरल होगा। एक्चुअल में ये बतलाने के पीछे पर्पस ये है कि केमिस्ट्री से जोड़ के आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक के क्वेश्चन में आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों जांच लेगा, नहीं कोई भी एक क्वेश्चन उठाएगा, बोल देगा ल्यूसीन ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव, स्ट्रक्चर देवे नहीं किया, तो आपको या तो रट्टा मारना पड़ जाएगा। और रट्टा क्या, बायोलॉजी अगर स्ट्रक्चर में बताऊं तो रटना है, स्ट्रक्चर बता दिया तो रटने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो सर बताएंगे ही बताएंगे। 20 एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर आपका केमिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है, केमिस्ट्री का बुक निकालिएगा 12 वाला और उसके पीछे जाइएगा, आर ग्रुप को एक जगह टोटल आर ग्रुप लिख ले, एक के पेज में लिख के दिया हुआ, तो उठा लेगा क्वेश्चन दोनों को जोड़ के। क्लियर है, तो ये कौन सा हो गया, नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। तो मुझे तो नाम से मतलब है मेनली, नाम क्या क्या था, तो उसके लिए ट्रिक क्या बताया, गाय एंड पिग भी लेना इस माह में, G फॉर गाय तो ग्लाइसिन एंड एलानिन, पिग प्रोलिन, भी वैलिन, लेना ल्यूसिन, इस आइसोल्यूसिन माह में, तो गाय एंड पिग भी लेना इस माह में। इससे आपका ये पता चल जाएगा पूरा कि कौन नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप है। तो आर ग्रुप है, नॉन पोलर है, तो देखो तो कहीं भी पोलरिटी दिख रहा है क्या आपको, देखो कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन है तो कोई पोलरिटी नहीं, यहाँ CH3 को आप ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, कोई दिक्कत। चलो देख लेते हैं, कार्बन का EN कितना वैल्यू बताया था मैं, जल्दी बताओ, कार्बन का EN का वैल्यू, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कितना 2. हाँ 2.4 हो सकता है, 4 कहाँ से होगा, फ्लोरीन का 4 होता है, फ्लोरीन, हाँ 2.4 हो जाएगा, 2.5 या 2.4 आप कर सकते हैं। ये याद है, ऐसे कुछ बताए थे, फोन कॉल बोले थे, मेडिकल का अगर तैयारी कर रहे हो तो 2 चीज का और याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन का, इसका बोले थे अब 4 याद रखना, फिर इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 घटा देना है, फिर 0.5 घटा दो, फिर 0.5 घटाएंगे तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो 2.5 ना होके बढ़ जाता है फिर से, तो लगभग 3 के आसपास। अब फिर 0.5 घटाएंगे तो 2.5, ऐसे 2.4 के आसपास, 2.4 तो 2.5 याद रखिए, फिर 0.5 घटाएंगे तो 2, ऐसे 2.1 होता है, लेकिन 2, ये सेल बायोलॉजी में ही पढ़ा दिया था, तो ये याद रहना चाहिए आपको, केमिस्ट्री में भी यूज होगा, बायोलॉजी में तो हम करेंगे ही करेंगे। अब देखो क्या यूज आ रहा है इसका, अगर ये वैल्यू अगर आपको अभी याद रहता, तो अभी मैंने जो पूछा कार्बन का कितना EN, इसको थोड़ा और ढंग से लिखते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मुझे चेक करना है ये पोलर है कि नहीं है, तो कार्बन का EN है 2.5, हाइड्रोजन का हो गया 2.1, घटा लो तो 0.4 आया, पोलर होने के लिए कंडीशन क्या बताया गया है, डेल्टा EN, 2
दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर 0.9 से ऊपर रहता तब क्या होता? पोलर। ऊपर है कि नीचे? नीचे, नन पोलर। तो यहाँ पे देखो हेडिंग क्या है, क्लियर? किसी का भी मैच करा लो, किसी का भी आप निकाल के देखोगे तो वो 0.9 से नीचे आएगा, और 0.9 से अगर नीचे आ रहा है तो क्या कहलाएगा? नन पोलर। इसीलिए हेडिंग ही था हमारा नन पोलर, पोलरिटी नहीं है। कैसा है? एलिफेटिक, क्योंकि एरोमेटिक नहीं है, तो एरोमेटिक नहीं है तो एलिफेटिक है। और कहाँ का बात कर रहे थे? आर ग्रुप। तो नन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में 7 था। कौन कौन सा है? ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन और मिथ्योनिन, जिसमें मिथ्योनिन में स्पेशल बात क्या है? सल्फर कंटेनिंग। प्रोलिन में स्पेशल बात क्या है? कि रिंग स्ट्रक्चर बना लिया है। प्रोलिन रिंग स्ट्रक्चर बनाया और कोई नहीं बनाया रिंग। ग्लाइसिन में स्पेशल बात क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। स्पेशल बात है ना इसका, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सब एक्टिव है। बाकी किसी में रिंग नहीं है, प्रोलिन में रिंग है। बाकी किसी में सल्फर नहीं है, लेकिन मिथ्योनिन में क्या है? सल्फर है। तो ये सब कुछ क्या है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी उठा लेगा क्वेश्चन में आपसे, क्लियर है? तो एक ग्रुप खत्म। नेक्स्ट आते हैं एरोमेटिक। दूसरा हमारा क्या है? सेकेंड। नाम क्या है? एरोमेटिक एमिनो एसिड। सेकेंड वाले का नाम क्या है? एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो एरोमेटिक में कौन कौन सा आएगा? एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो जैसा कि मैंने बोला, या एरोमेटिक आर ग्रुप, एमिनो एसिड ही ठीक था, एमिनो एसिड। तो एरोमेटिक आर ग्रुप होगा तब तो एरोमेटिक एमिनो एसिड की बात कर रहा है। इसमें 3 नाम आएगा। कौन कौन सा? फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। बेहोशी में भी याद रखिएगा, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, यही 3 एरोमेटिक है, यही 3 एरोमेटिक है। तो जरा गौर कीजिए, एरोमेटिक वाले को लिखना है हमको, तो आर, हमको तो एमिनो एसिड लिखना है, तो एमिनो एसिड बना रहे हैं, बोर्ड पे नजर रखना है। एक साइड एमीन, एक साइड एसिड, फिर यहाँ एच। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं CH3 तो ये क्या बन गया? एलानीन बन गया। नहीं तो आर ग्रुप लिख रहे हैं तो चेंज कर रहा हूँ, CH3 एलानीन बना। क्या जोड़ना है? फिनाइल ग्रुप। जहां तक मुझे पता है फिनाइल ग्रुप शायद इसी को बोलते हैं, है ना? बेंजीन। तो फिनाइल प्लस एलानीन, फिनाइल एलानीन। लेकिन यहाँ बॉन्ड वायलेशन हो चुका है, 5 बॉन्ड हो गया है, तो आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ बन गया फिनाइल एलानीन। और बेंजीन एरोमेटिक होता है, पता ही है, इसीलिए तो एरोमेटिक आर ग्रुप में लिखे हैं। तो एरोमेटिक होने के लिए 3 बात केमिस्ट्री वाले सर अच्छे से बताएंगे, मैं सिर्फ 3 रूल बता रहा हूँ। रिंग प्लेनर होना चाहिए, पाई बॉन्ड का मूवमेंट होना चाहिए, और हकल रूल, तीनों फॉलो। एरोमेटिक फिनाइल एलानीन। टायरोसिन लिखना है, तो देखो सेम यही उतारना है, सेम डिट्टो। तो सेम यही लेना है, सेम। तो यहाँ NH2, यहाँ COH, फिर आर ग्रुप लिखना है, तो आर ग्रुप लिखना है तो CH2। और यहाँ देखो सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम सेम है, सेम सेम है। लेकिन टायरोसिन सुनने में कैसा लग रहा है? टाई, 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 एगो टाई लटका देना है, बन गया टायरोसिन। खास बात है, अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक एमिनो एसिड में ये नाम जाएगा। एरोमेटिक तो है ही, एरोमेटिक प्लस अल्कोहलिक एकलौता है कि एरोमेटिक भी हो और अल्कोहलिक भी हो, अल्कोहलिक वाला है।
तो एल्कोहलिक में चला जाएगा। तो फिनाइलेलानिन टायरोसिन, एक और क्या है, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान में डबल रिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। ऐसे वो भी आसान है लिखना, ध्यान दीजिएगा तो तुरंत सीख जाइएगा। तो एमीन, पहले एमीन एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या है, आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या भारी लग रहा है क्या? ये देखो CH3 कर देते तो एलानिन हो जाता, एलानिन हो जाता। तो मैंने जैसा कि बताया कि जितना एमिनो एसिड लिखते हैं सब एलानिन से। कुछ नहीं, इसमें आपको करना क्या है, वो 5 मेंबर का रिंग बना लेना है, 5, देखो हम बना दिए। आईसी से जोड़ के छठा मेंबर वाला 6 रिंग स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत? इसमें डबल सिंगल कर लो अपने हिसाब से, यही तो है। बस ध्यान क्या रखना है एक जगह, इसका लोली पे नाइट्रोजन दे रहे हैं, है ना, बाकी सब एज इट इज बन गया। तो फिनाइलेलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन क्या है, सब में ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। आपसे पूछेगा, बोलेगा कौन सा एरोमेटिक एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? कोई नहीं, नन ऑफ दिस जाएगा आंसर, है ना। क्या कि सब तो एक के को, तो एमिनो एसिड में एक के को ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सब एक्टिव है, ये ध्यान रखना है। तो आपको झूठ मूठ का दिस दैट करके फंसाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ से ये तो नाम बायोलॉजी में मुझे नाम से मतलब है, फिनाइलेलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफान, जहाँ आएगा समझ लीजिए एरोमेटिक एमिनो एसिड की वो बात किया। लेकिन अगर आपसे पूछे स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन स्टेबल होगा, जल्दी बताओ। कौन सा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल, ये तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? हटो, लो हट गया। चलो 2 आंसर आ रहा है, पहले इधर से सुन ले, क्या आंसर क्यों कर रही है आंसर, टायरोसिन आंसर क्यों कर रहे हो स्टेबिलिटी? नहीं, ये बच्ची टायरोसिन कर रहे हैं, पहले इससे पूछते हैं। हाँ लो हट गया, हट गया। रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, तो रिंग तो उसमें भी है, इसमें भी रिंग तो सब में है, 6 मेंबर रिंग तो इसमें भी है। चार्ज तो दिखा नहीं हमको, आगे बताइए। फंस गए आप, बैठिए, आप देखिए दूसरे लोग, बताओ तुम पीछे। डबल रिंग होने से क्या? नहीं, ये बहुत अच्छा जवाब नहीं है, आपका आंसर सही है। और कोई क्लियर करेगा इसको? ट्रिप्टोफान सबसे, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिख देता हूँ, लेकिन यही स्टेबल है क्यों, कौन बताएगा? नहीं, आप लोग जानते हैं, देखिए यहीं पे गड़बड़ होता है, आप लोग कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, और जब कोरिलेट नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। केमिस्ट्री में सब जब पढ़ाए होंगे, खासकर मैं फाउंडेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं उसके लिए बता रहा हूँ, आप लोग इतना बात तो जरूर जानते हैं कि एक तो रिंग होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, पहला बात। दूसरा, स्टेबिलिटी मेनली देखा जाता है उसके रिजोनेंस पे, जिसका जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा ना, डबल रिंग है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन ये, और देन ये, अब ये दोनों में एक ही रिंग है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा कैसे बनेगा, तो यहाँ लॉन पेयर होगा, ये भी भाग लेगा, याद आया, ये दोनों में ये, तो ये इस तरीके से पूछेगा। यहाँ पे एक चीज और है, ट्रिप्टोफान ये जो होता है, अगर कभी ऐसा कर दे, कभी ऐसा करे कि एक टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन, एक टेस्ट ट्यूब में DNA या RNA ले ले,
और बोले कि कौन, देख के बताइए, ए और बी लिखा रहे कि कौन स्टेबल है, ए स्टेबल है कि बी स्टेबल है, या ए में प्रोटीन है कि बी में प्रोटीन है, इस तरह का बात पूछ देगा, किस में प्रोटीन है किस में डीएनए, इस तरह का जब बात पूछेगा ना, तो उस समय क्या करना होगा पता है, उस टेस्ट ट्यूब से लाइट को गुजारेंगे, लाइट को, कौन सा लाइट, यूवी लाइट, यूवी लाइट में भी कौन सा 280 नैनोमीटर। कहने का मतलब ये है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए एरोमेटिक, बात नहीं, एरोमेटिक एमिनो एसिड, और इसमें से 280 नैनोमीटर का लाइट को गुजारिए 280, मालूम चलेगा ये लाइट बाहर भी नहीं किया। अगर 280 नैनोमीटर के लाइट को रोक दिया तो गारंटी एरोमेटिक एमिनो एसिड है। और अगर एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और इसमें 200 सॉरी इसमें डाल दो आप डीएनए प्लस आरएनए, दोनों में से कोई भी, प्लस नहीं लिखना चाहिए, नहीं डीएनए या आरएनए, और इसमें से आप लाइट को गुजारो 260 नैनोमीटर, बाहर अगर 260 नहीं आया मतलब डीएनए और आरएनए। कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक एमिनो एसिड कितने नैनोमीटर के लाइट को रोकेगा, और 260 नैनोमीटर को कौन रोकेगा, इससे हम लोग पहचानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। एक क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, कौन सा लाइट को कैरेक्टरिस्टिक्सली एब्जॉर्ब कर लेता है प्रोटीन, तो प्रोटीन में कौन सा आएगा, एरोमेटिक एमिनो एसिड आएगा, तो 260 नैनोमीटर का लाइट। उसी से तो डिफरेंशिएट करते हैं, वो जो टेस्ट ट्यूब दिया उससे लाइट हम लोग पास कराते हैं और पास करा के देखते हैं कि कौन सा रोक रहा है। अगर 260 रोक रहा है मतलब डीएनए ने 280 नैनोमीटर के लाइट को आगे नहीं आने दिया, निकलने नहीं दिया, दैट मीन्स। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो रोका कहाँ, रोका कहाँ, तो वही लाइट इसके मूवमेंट में काम कर जाता है, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन में, समझ में आया। रोका जो, तो लाइट जो है एनर्जी जो आया तो एनर्जी कहीं तो यूज करेगा, तो इसके मूवमेंट में क्या करवा लेता है, यूज। तो याद रखना एरोमेटिक एमिनो एसिड या प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन, एरोमेटिक एमिनो एसिड, या नहीं तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोटीन। तो प्रोटीन कितने नैनोमीटर के लाइट को रोकता है, क्लियर है, क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन 280 नैनोमीटर, लिख दो क्या।